चलिए बेटा, तो अभी हमने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के डेटा के अनुसार मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप में से अगर 2-3 लोग छोड़ दे, तो प्रतिशत तो नहीं बता सकता, लेकिन 2-3 लोग छोड़ दे तो बाकियों को 90 डिग्री से ऊपर के एंगल जो होते हैं उनके वैल्यूज निकालने के लिए जो हमने अलग एंगल्स वाले फॉर्मूलेज बताए थे उसमें कन्फ्यूजन है और कईयों को बहुत कुछ बातें पता नहीं है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है तो वो तो पता होना ज़रूरी है ही है, मतलब उसके अलावा आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले वो पढ़ते हैं, वो सब अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, हमारा थर्ड टॉपिक है 12th के पार्ट 1 में से, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला हिस्सा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दूसरा हिस्सा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और तीसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो मैंने अभी पूछा कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और एक बार समझ लिया तो फिर मतलब जैसे आपको समझ में आ गया, फिर याद रखने की जरूरत नहीं, उसको कुछ रट्टा वगैरह मारना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, जिसको हम लॉजिकल कह सकते हैं, या फिर एक बार समझ गई फिर आप जिंदगी भर के लिए उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि हमने ये देखा था कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको हमने इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिफाइन कर रखा था। इसका क्या मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिफाइन करना, कि हमने स्टैंडर्ड एंगल देखा कि इनिशियल आर्म जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पड़ा हुआ है और इस इनिशियल आर्म को आप रोटेट करेंगे इधर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मान के चलते हैं कि आपका ये इनिशियल आर्म यहाँ आके रुक गया, तो इसको आपने टर्मिनल आर्म कहा और इसका रोटेशन कितना हुआ, थीटा डिग्री जितना हुआ। अब आपने इस टर्मिनल आर्म के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y। सही है, तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला जिसके अंदर ये आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब होता है y और इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब होता है x। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर चलिए ये डिस्टेंस जो है ये हम लोग r मान लेते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा को डिफाइन करूं तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको, y/r, और अगर मैं cos थीटा को डिफाइन करूंगा तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, x/r। तो इससे हमें ये पता चला कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स है, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है x और y, उसको आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे, देखिए इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो x = r cos थीटा और इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो y = r sin थीटा। और ये सही है कि नहीं आप देख भी सकते हो, यहाँ से देख सकते हो या इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो भी देख सकते हो। छोड़िए, तो x = r cos थीटा मिला, y = r sin थीटा मिला। अब हमने आगे देखा कि ये जो r डिस्टेंस है, अगर हम इसको 1 यूनिट बना देते हैं और इसको रेडियस मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जो सर्कल मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, और यूनिट सर्कल इसलिए क्योंकि इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट जितना है। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल हो गया जिसके अंदर r1 है। तो अगर r1 है तो बेटा x क्या बन जाएगा, cos थीटा, x बन जाएगा cos थीटा, और y क्या बन जाएगा, sin थीटा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि आप प्लेन के अंदर अगर आपके पास स्टैंडर्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, जैसे मान लो ये आपका इनिशियल आर्म है, इनिशियल एक्सिस है, और आप इसको रोटेट करके यहाँ ले जाके टिका रहे हो, तो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है इसके अंदर कि अगर मुझे इस थीटा का कॉस और साइन रेशियो फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं, मैं इस टर्मिनल आर्म के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लूं, उसके x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे लिए, उसके x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे लिए, कॉस और साइन की वैल्यूज होगी ना। बस दिक्कत ये आती है कि जब हम 90 से आगे चले जाते हैं तो हमें ये वैल्यूज निकालने के लिए रेफरेंस एंगल की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस एंगल का क्या मतलब होता है, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए पढ़ी है, दैट इज इन राइट एंगल ट्रायंगल। जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हो तो एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो बाकी बचे दो एक्यूट हो जाते हैं।
तो हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए वो एक्यूट एंगल के लिए किए। तो अगर ये एंगल बढ़ जाता है, अब ये 90 से बड़ा एंगल है, तो मुझे इस एंगल के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कह दिया कि देखो भाई, आपका एंगल 90 से बड़ा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है आपके पास? 3 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। एक तो आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब टर्मिनल या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो पहली पॉसिबिलिटी आपके सामने है सेकंड क्वाड्रेंट वाली, कि आपके इनिशियल आपने रोटेट कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गया। अब आपको इस एंगल के लिए साइन कॉस टैन इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है कि आपका इनिशियल आर्म घूम के 180 को क्रॉस कर जाए और तीसरे क्वाड्रेंट में आके पहुंचे। अब ये एंगल है आपका थीटा, मतलब इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालने है, ठीक है। फिर चौथी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो इनिशियल आर्म है वो घूम के कहां चला जाए? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, तो ये टर्मिनल आर्म हो जाए। इस डायरेक्शन को देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि एंगल इज ग्रेटर देन 180, एंगल इज ग्रेटर देन 90, एंगल इज ग्रेटर देन 270। अब टारगेट ये है कि भैया कैसे भी इतने बड़े एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करूं। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज रेफरेंस एंगल, REFE रेफरेंस एंगल। ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, अगर समझने की कोशिश करेंगे इसको। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? देखो एक्चुअल में हमें बड़े जो एंगल्स है 90 से ज्यादा ग्रेटर एंगल्स है, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालने के लिए हमें रेफरेंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और रेफरेंस कैसे डिफाइन किया है कि जैसे मान लो कि आपका टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है, कहीं पर भी रहने दो आपका टर्मिनल आर्म, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, आपको क्या करना है? टर्मिनल आर्म पर कहीं पर भी एक पॉइंट चूज करना है और वहां से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या करना है हमें टर्मिनल आर्म के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है, वहां से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका टर्मिनल आर्म है तो इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका अंदर टर्मिनल आर्म है तो यहाँ पर एक पॉइंट ले, यहाँ से आपने एक्स, कंडीशन यही है कि एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस के ऊपर नहीं करेंगे, कंपल्सरीली एक्स एक्सिस के ऊपर करेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से भी एक्स एक्सिस के ऊपर करेंगे। अब जैसे भी आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो जो आपका टर्मिनल आर्म है उसने एक्स एक्सिस के साथ में बनाया हुआ जितना भी एंगल होगा वो एंगल होगा आपके दिए गए एंगल का रेफरेंस एंगल। बात समझिए। यहाँ दिया गया एंगल क्या है? थीटा है। यहाँ दिया गया एंगल क्या है? थीटा है। थीटा है मतलब इस एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम मजबूर है, हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि 90 से ऊपर के एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब आपके पास 90 से बड़ा कोई भी एंगल रहने दो, उसके लिए एक ही रेफरेंस एंगल बनेगा अगर हम लोग इस तरीके से रेफरेंस एंगल को डिफाइन करते हैं। रेफरेंस एंगल डिफाइन कैसे हुआ? कैसे किया हमने रेफरेंस एंगल को डिफाइन? कि आपके पास जो भी आपका टर्मिनल आर्म है वहां पर से आप एक पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए और एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। बात समझ में आ रही है? टर्मिनल आर्म के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लेके एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालिए। अगर टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इस तरीके से परपेंडिकुलर आएगा, अगर टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ऊपर चला जाएगा इधर एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ डालेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे आपने टर्मिनल आर्म से आर्म के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लेके एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या आपको क्या मिला? राइट एंगल ट्रायंगल मिला, राइट एंगल ट्रायंगल मिला, राइट एंगल ट्रायंगल मिला। तो इस टर्मिनल आर्म ने एक्स एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाया है वो होगा दिए गए एंगल का रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पे वो रेफरेंस एंगल क्या होगा? पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल एंगल पाई है, टोटल एंगल 180 है, उसमें से ये दिया गया एंगल हटा दिया क्योंकि आपको ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल चाहिए। तो जैसे मान लो कि आपको 120 डिग्री का एंगल दिया है, 120 डिग्री का एंगल दिया है, तो इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। आ रही बात समझ में? अगर मान लो आपको दिया गया है 210 का एंगल, तो यहाँ पर आपका रेफरेंस एंगल क्या होगा? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर आपका जो एंगल रहेगा वो कैसा रहेगा? आपका जो भी एंगल दिया हुआ है उसमें से आप पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ थीटा कितना दिया आपका? 210 है, उसमें से इतना वाला एंगल हटाना पड़ेगा ना, इतना वाला, यहाँ तक का जो एंगल है ये हटा देंगे तभी तो इतना वाला एंगल मिलेगा आपको। तो दिए गए एंगल में से आपने 180 हटा दिया तो बचा कितना? 30 डिग्री।
तो 210 का अगर मान लो मुझे साइन 210 निकालना है तो मैं 210 की जगह क्या ले सकता हूं, 30 ले सकता हूं, क्योंकि 210 के लिए रेफरेंस क्या लिया हमने, 30। अब आप मुझे बताइए 210 एंगल के लिए कोई दूसरा रेफरेंस हो सकता है अगर हम इस तकनीक का इस्तेमाल करें तो? एक ही रेफरेंस एंगल हो सकता है ना? अरे नहीं गलत है तुम्हारा। रेफरेंस एंगल आप डिफाइन क्या कर रहे हो, समझिए बात को। हमें 210 का साइन रेशो का वैल्यू निकालना है, साइन 210 निकालना है, ठीक है। लेकिन 210 क्या है, 90 से बड़ा है। तो हमने देखा वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 180 को क्रॉस करके जा रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमने एक कहीं पर भी ऐसी लाइन मार दी कि चलो यहाँ तक 180 है, आगे थोड़ा सा होगा। अब वहां पर टर्मिनल आर्म से आपने कहीं पर भी पॉइंट ले लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक्स एक्सिस के साथ में आपका टर्मिनल आर्म जो भी एंगल बना रहा है वो हो गया रेफरेंस एंगल फॉर द गिवन एंगल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल कैसे निकाल जाएगा, जो दिया गया है उसमें से 180 को हटा दो, समझते हैं। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एंगल है 300 डिग्री का, ये पूरा 300 डिग्री है, इसके मान लो साइन 300 डिग्री निकालने का है, ठीक है। अब मुझे बताइए हमने क्या किया, टर्मिनल आर्म के ऊपर एक पॉइंट है, वहां से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये टर्मिनल आर्म ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया, कैसे पता चलेगा? तो पूरा एंगल कितना है, 360 में से 300 निकाल दो तो क्या बचेगा, 2 पाई माइनस 300, दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर आपको रेफरेंस एंगल ढूंढना है, अगर आपका टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब जो भी आपका एंगल दिया हुआ है जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, कोई भी एंगल, तो आप क्या करेंगे, अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा होगा उसका रेफरेंस एंगल व्हेन टर्मिनल आर्म लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है टर्मिनल आर्म, तो रेफरेंस एंगल क्या होगा इसका, पाई माइनस थीटा मतलब क्या, वो जो एंगल जिसका रेफरेंस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसका भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो रेफरेंस एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। अगर आपका टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा माइनस पाई, क्योंकि थीटा जो है 180 से ज्यादा है तो एक्स एक्सिस के साथ में लेना है, तो थीटा में से पाई को हटाना पड़ेगा। अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप क्या करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे। सिर्फ इतने से काम नहीं होता, अगर मुझे साइन 150 का, मान लो साइन कहाँ गया, ये इधर है, जैसे साइन 120 का वैल्यू मुझे निकालना है, साइन 120 का निकालना है, तो आपने कह दिया कि भाई 120 का रेफरेंस एंगल निकालो, तो हमने कहा ठीक है भैया निकाल देते हैं। तो पाई में से 180 हटा दिया हमने, तो कितना बचा, साइन 60। तो जो भी साइन 60 का वैल्यू होगा वो साइन 120 होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, साइन कन्वेंशन, और साइन कहाँ से आता है, एएसटीसी रूल से, और एएसटीसी कहाँ से आता है, यहाँ से, क्योंकि आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कॉस थीटा है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, साइन थीटा है। तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी पॉजिटिव होते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है कॉस और वाई कोऑर्डिनेट होता है साइन। तो साइन और कॉस दोनों भी पॉजिटिव है, तो बाकी बचे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी से ऑब्टेन होते हैं, इन्हीं के रेशियो से आते हैं। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो बाकी सारे पॉजिटिव होंगे, इसलिए हमने कहा कि भैया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव व्हेन योर एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर जब आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कौन से रेशियो की वैल्यू होती है, कॉस। तो कॉस बन गया नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन बन गया पॉजिटिव। फिर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब दोनों भी कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव, कॉस और साइन। तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव बना, साइन और उसका रेसिप्रोकल। तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में और उसका रेसिप्रोकल, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव है। फिर यहाँ पर कौन पॉजिटिव है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। यहाँ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब यहाँ सिर्फ cos पॉजिटिव है और बाकी सारे cos और sec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है।
तो हमने कहा कि भैया एएसटीसी रूल, एएसटीसी क्या कहता है, पहला क्वाड्रेंट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट ओनली साइन पॉजिटिव, तीसरा क्वाड्रेंट ओनली टैन पॉजिटिव, चौथा क्वाड्रेंट ओनली कॉस पॉजिटिव। और जब मैं कहता हूँ ओनली कॉस पॉजिटिव, उसका मतलब उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है, सेक भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों को मिला के आप किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हो। कौन से दोनों को मिला के? एक हो गया एएसटीसी रूल और दूसरा हो गया रेफरेंस एंगल। तो जैसे मान लो अगर मुझे साइन 150 का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि 150 सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो उसका रेफरेंस एंगल क्या होता है, 180 माइनस 150, 30 डिग्री हो गया। तो साइन 30 हो गया इसका रेफरेंस एंगल। अब साइन 30 रेफरेंस एंगल है, लेकिन जिस एंगल के लिए आप साइन रेशियो निकाल रहे हो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, सेकंड में है। तो सेकंड में अगर आपका एंगल है तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव रखेंगे। तो साइन 150 का वैल्यू जो है वही है साइन 30 का वैल्यू। लेकिन अगर मैं cos 150 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, cos 150, अब 150 के लिए रेफरेंस एंगल तो 30 है, चाहे आप साइन निकालो, cos निकालो, tan निकालो, कुछ भी निकालो, cos 150 इज नथिंग बट cos 30। लेकिन 150 cos रेशियो क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये बन जाएगा माइनस cos 30 और वैल्यू क्या बनेगा, -√3/2 माइनस √3/2। तो ये तो बातें हो गई कि भैया बड़े एंगल का वैल्यू कैसे निकाला जाए। इसी तरीके से आप 300 का वैल्यू निकाल सकते हो। 300 उससे पहले कौन आता है, 210। मान लो साइन 210 निकालना है तो इसका रेफरेंस एंगल कैसे निकाल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा माइनस पाई, तो कितना आएगा ये 30 डिग्री। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल क्या होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन 210 का आप लिखेंगे माइनस साइन 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -1/2। अब सवाल ये था कि भैया क्या कोई हम इससे रूल इजाद कर सकते हैं कि जिससे काम और आसान बन जाए, या फिर हमें हर बार रेफरेंस एंगल ही लेना पड़ेगा और वगैरह वगैरह चीजें करनी पड़ेगी। तो देखिए ऐसा है कि अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में तो कोई मतलब नहीं है। और अगर 360 से बड़ा हो जाता है तो पहले तो हम उसको 360 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे जो 360, क्योंकि 360 से मल्टीप्लाई किया तो रिपीटेशन हो रहा है ना एंगल का, उसका कोई मतलब नहीं होता, तो ऊपर वाला हटा देंगे और जो बचा है उससे हमें पता चलेगा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मेरा एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, अब यहाँ से आगे समझना जरूरी है, जिसकी जो मैं आपको पूछ रहा था ना, जो आप लोगों को नहीं आ रहा था, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा वगैरह की बात कर रहा था ना मैं, तो अब उसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल करना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, ठीक है। हां, बरेच मुलं झोपतायत बरं का, उठून उभं राहतं झोपेत असेल तर काय गुंग झालेले तुसते, या पा तुम्ही जर झोपेत जाल तर तुम्हाला हे सोपं असून बी अवघड वाटेल बरं का, माझा अनुभव सांगतोय। आमची क्लास 6 वाजता असायची, त्याच्यामुळे सोप्या गोष्टी बी अवघड वाटायच्या, कारण झोपेत काही कळत नाही माणसाला, त्याला वाटतं बाबा ओले भयंकर चालू आहे काहीतरी, कळतंय का, त्याच्यामुळे तुम्ही तर समजू नका। हा, आता तुम्ही मला सांगा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये जर अँगल आहे तर त्याचं मेजर किती असतं रे, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये अँगल आहे 90 ते 180 पर्यंत असतं ना। हा बरं, एक लक्षात घ्या, 0, 90, 270, 360 आणि परत रिपीटेशन, यांना काय म्हणतो रे आपण, क्वाड्रंटल अँगल। क्वाड्रंटल अँगल म्हणतो की नाही, हे सगळे तर मीच तुम्हाला शिकवले, त्याच्यामुळे तुम्हाला येत नसेल तर माझीच बदनामी आहे। क्वाड्रंटल अँगल म्हणतो की नाही आपण, क्वाड्रंटल अँगल म्हणजे काय, स्टँडर्ड अँगल ज्याचा इनिशियल आर्म तर पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस पासून स्टार्ट होतो, पण टर्मिनल आर्म एक तर एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस वर जाऊन थांबतो, म्हणजे पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस, नेगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस किंवा नेगेटिव्ह वाय ऍक्सिस किंवा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस वर थांबतो। हे क्वाड्रंटल अँगल आहे। मग यांच्या व्हॅल्यूज माहिती असणं आवश्यकच आहे। यांच्या व्हॅल्यूज काय असतात रे,
स्टँडर्ड युनिट सर्कल जर काढलं, स्टँडर्ड युनिट सर्कलचा अर्थ काय असतो, हे डिस्टन्स किती असतो 1 युनिट. म्हणजे या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट काय झालं रे 1 0. या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट काय झाला 0. या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट काय झाला आणि या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट काय झाला 0. मग जर तुमचा अँगल, तुमचा इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म ह्याच्यावरच पडलेला आहे, म्हणजे रोटेशन 0 डिग्रीचे, तर पहिला कोऑर्डिनेट काय दाखवतो कॉस थीटा. पण थीटा किती 0, म्हणजे ही व्हॅल्यू पुन्हा झाली कॉस 0 ची आणि ही व्हॅल्यू पुन्हा झाली साइन 0 ची. तसंच तुम्ही 360 ची पण सेम व्हॅल्यू घेऊ शकता. साइन 360 ची व्हॅल्यू 0, कॉस 360 ची व्हॅल्यू 1. कळते. पुन्हा तुमचा हा इनिशियल आर्म इकडे इथपर्यंत जाऊन पळाला, कितीचं रोटेशन झालं रे 90चं. मग ही पहिला कोऑर्डिनेट टर्मिनल आर्मवरचा एक्स कोऑर्डिनेट कोणाला रिप्रेझेंट करतो कॉसला, पण रोटेशन कितीच आहे, म्हणजे ही व्हॅल्यू पुन्हा झाली आणि ही व्हॅल्यू पुन्हा झाली. परत रोटेशन झालं किती डिग्रीचं 180 डिग्रीचं. पहिला कोऑर्डिनेट कोण असतो कॉस, अँगल कितीचा बनलाय म्हणजे कॉस 180 ची व्हॅल्यू किती आणि साइन 180 ची व्हॅल्यू किती, लक्षात राहील ना. परत रोटेशन झालं किती डिग्रीचं 270 डिग्री. पहिला कॉस 270 आणि दुसरं लक्षात राहील का. आणि परत पूर्ण रोटेशन झालं 360 वर आले की परत हे इक्वलच, हे झालं cos 360 आणि हे झालं sin 360. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचं जनरल सोल्युशन काढताना स्टँडर्ड इक्वेशनचं याचं काम पडणार आहे. मग या क्वाड्रंटल अँगलच्या व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात राहतील का, खूप सोप्या आहे लक्षात ठेवायला. एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं की एक्स कोऑर्डिनेट जो असतो ती cos रेशोची व्हॅल्यू असते, वाय कोऑर्डिनेट जो असतो तो sin रेशोची व्हॅल्यू असते. आणि स्टँडर्ड युनिट सर्कल असल्यामुळे कोऑर्डिनेट्स 1 0 0 1 -1 0 0 -1 cos sin cos sin cos sin. रोटेशन किती घेत आहे फक्त बघायचं, राहील लक्षात. बरं, मग आता मला सांगा जर तुमचा अँगल सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असेल तर त्या अँगलला मी कसं कसं लिहू शकतो. अगर मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मुझे पता है कि थीटा 180 से ग्रेटर लेस रहेगा और ग्रेटर रहेगा 0 से. अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है, नॉट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्वाड्रेंटल नहीं मुझे बनाना उसको, ठीक है. स्टैंडर्ड एंगल रहेगा लेकिन बीच में रहेगा कहीं ना कहीं टर्मिनल, तो थीटा रहेगा 0 से ग्रेटर, सॉरी 90 से ग्रेटर, 90 से ग्रेटर एंड 180 से छोटा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में. अब बात ये है कि जो भी रहेगा वो, तो ये जो 90 से ग्रेटर है और 180 से छोटी वाली बात है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो. इसको आप लिख सकते हो कि आपका जो थीटा है, थीटा π/2 प्लस थीटा है. मतलब जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा उसको आप π/2 प्लस थीटा बोल सकते हो, या फिर दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हो, पाई माइनस थीटा बोल सकते हो. ये दोनों एक ही बात है. कहते हैं क्या, मतलब जैसे मान लो अब 90 से बड़ा मान लो 100 डिग्री का एंगल है, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं. क्या 90 + 10, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, π/2 + 10 बोल रहा हूँ. और दूसरा लिखने का तरीका क्या है 180 - 80, मतलब पाई माइनस 80. तो थीटा ये है आपका, थीटा इज 100 डिग्री. बात समझ में आ रही है. तो इस थीटा को लिखने के क्या तरीके हमने ढूंढे हैं, सॉरी 100 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, थीटा हमारा बन जाएगा 80 डिग्री. कहते हैं हमने कोई भी एंगल आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी एंगल है तो उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, पाई माइनस थीटा π/2 प्लस थीटा. और ये थीटा क्या बन रहा है, थीटा इज द रेफरेंस एंगल फॉर द गिवन एंगल. थीटा क्या बन रहा है, रेफरेंस है कि नहीं रेफरेंस, बताइए. थीटा तो आपका एंगल 100 तो आपका एंगल है ना, और इसका रेफरेंस एंगल थीटा है कि नहीं. आ रही बात समझ में, ठीक है. हाँ, तो अब ये आपने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए किया. अब अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, मतलब 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हो. आपका जो भी एंगल दिया है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, 270 माइनस थीटा पाई प्लस थीटा. जैसे 210 है, जैसे 210 डिग्री का एंगल है, इसको क्या लिखेंगे आप 180 + 30 या 270 - 60. 3π/2 मतलब 270 लिख सकते हैं. हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मान लो आपका एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा एंगल है जैसे 300 है, तो उसको क्या लिखेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट वाले को,
3π/2 प्लस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा। जैसे 300 डिग्री है, इसको आपने क्या लिखा 270 प्लस 30 या फिर 360 माइनस 60। तो होता क्या है कि अभी जो हमने रेफरेंस एंगल वाली बात देखी उसको हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं। कैसे कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है और उस एंगल को अगर हमने पाई माइनस थीटा के फॉर्म में ले लिया, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन में क्या क्या चेंजेस होंगे ये आपको समझना है। हा? तो मेरे पास क्या है साइन पाई माइनस थीटा, फिर मेरे पास क्या है कॉस पाई माइनस थीटा, फिर मेरे पास क्या है टैन पाई माइनस थीटा, फिर मेरे पास क्या है कॉट पाई माइनस थीटा, फिर सेक पाई माइनस थीटा एंड देन कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट के सभी एंगल्स को मैं पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिख रहा हूं। और पाई माइनस थीटा क्या है, दिए गए एंगल का रेफरेंस एंगल है। आ रही बात समझ में? जो भी आपको एंगल दिया है उसका रेफरेंस एंगल है आपका पाई माइनस थीटा। ठीक है, कहते क्या? हाँ, अगर 100 एंगल दिया है तो आपका रेफरेंस एंगल क्या हो गया पाई माइनस 100, ये आपका रेफरेंस एंगल हो गया। ठीक है, हाँ अब आप मुझे बताइए अगर मैं पाई माइनस थीटा बोलता हूँ, यहाँ पर थीटा क्या रहेगा आपका, थीटा रहेगा अक्यूट एंगल। थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग, अक्यूट एंगल, मतलब 0 से 90 के बीच का आपका एंगल है। ठीक है, हाँ तो अगर आप पाई में से थीटा को हटाते हो तो क्या बच रहा है आपके पास, पाई 180 है, उसमें से एक्यूट एंगल हटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 90 प्लस, मतलब जो भी बचेगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा। 90 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा। तो बेसिकली पाई माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है इसका मतलब आपने पाई माइनस थीटा लिख दिया है। कहते आप मुझे आप बताइए, अब हम हमेशा के लिए जनरलाइजेशन में क्या याद रखेंगे, अगर आप किसी भी एंगल को पाई 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 के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आप पाई को लेके लिख सकते हो और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल भी पाई का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। अभी हमने सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को पाई का इस्तेमाल करके लिखा है। तो जब भी पाई आता है तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि रेशियो चेंज नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं, रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर पाई आता है, ये बेटा अगर पाई आता है तो रेशियो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। पाई आता है तो रेशियो चेंज होगा क्या, नहीं। तो सबसे पहले तो ये आपने साइन ऑफ पाई माइनस थीटा को साइन थीटा, कॉस को कॉस, क्योंकि यहाँ कॉस है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस से आएगा। टैन को लिखेंगे टैन, कॉट को लिखेंगे कॉट, सेक को लिखेंगे सेक एंड कोसेक को लिखेंगे कोसेक। बस अब आपको ये देखना है क्योंकि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये एज इट इज रहेगा। कॉस क्या होता है, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा बनेगा माइनस कॉस थीटा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। सेक क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्या याद रखेंगे, मैंने यही तो चीजें पूछी थी ना। मैंने पूछा था साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है। जैसे पाई का नाम लिया, रेशियो तो पहले एज इट इज बोल देना है, रेशियो तो एज इट इज बोल देना है। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बोलो, पाई आया, चलो साइन थीटा तो पक्का है, आप बस साइन की बात करते हैं, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव। तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का। पाई के फॉर्म में अगर एंगल आता है तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा, पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का, और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगेन तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कोई ना कोई पूछेगा, या फिर पूछेगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। अब अगर कोई साइन ऑफ पाई प्लस थीटा पूछता है और बाकियों के लिए भी सेम, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, टैन ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा, फिर सेक ऑफ पाई प्लस थीटा आणि कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा। मला सगळ्यात पहिले सांगा, तुम्हाला हे कळलं का, पाई मायनस थीटा म्हणजे कोणता क्वाड्रंट मधला अँगल, सेकंड। पाई प्लस थीटा म्हणजे कोण, थर्ड। एवढं क्लिअर होतंय का? आणि मी काय सांगितलं, ज्या ज्या वेळेस पाई त्या वेळेस रेशो चेंज करणार का, नाही, रेशो जशाला तसा।
कळतंय का? हा, मग साइन काय आहे? पाय प्लस थीटा. इथं पाय आलं सगळ्यामध्ये, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. ये क्लियर है आप लोगों को? अब सवाल है साइन का पॉजिटिव देना है नेगेटिव देना है. पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस थीटा मतलब एक एंगल है. कौन से क्वाड्रेंट का है वो एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट का है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो ये बनेगा नेगेटिव. कॉस क्या होता है? टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव. पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तब होगा जब थीटा जो है वो 90 से लेस होगा तभी होगा. थीटा एक्यूट एंगल बोला है ना ऊपर मैंने. आई बात समझ में? तो थीटा कंपल्सरीली एक्यूट एंगल है. आ रही बात समझ में? हाँ. फिर अब 2 पाई की तरफ जाते हैं. देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी एंगल है वो या तो सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा. फर्स्ट वाले के लिए तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है. पहले क्वाड्रेंट में अगर होता है तो 0, 30, 45, 60 इन सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है. अगर हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, तो सेकंड थर्ड की तो बात हो गई इन टर्म्स ऑफ पाई. पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट. अब 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ. क्योंकि 2 पाई होता है 360, उसमें से एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 270 से बड़ा एंगल मिलेगा. तो अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? 2 पाई माइनस थीटा. साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, टैन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है मेरे पास. ठीक है. और 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 2 पाई माइनस थीटा मतलब ऐसा एंगल जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसका टर्मिनल आर्म लाई कर रहा है. अब आगे जब भी पाई होता है या 2 पाई होता है, रेशो चेंज नहीं करना है. रेशो चेंज नहीं करना है, एज इट इज रेशो रखना है. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, तो पहले तो रेशो एज इट इज रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. अब हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करते हैं. पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है. अब आपको पता है कि लास्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है. तो कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव. करते क्या? इसका इस्तेमाल कैसे करना है इक्वेशंस में मैं बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूले समझ में आने चाहिए. अगर मुझे रेशो सेम रखना है तो मैं पाई या 2 पाई का इस्तेमाल करूंगा. फॉर एग्जांपल मी तुम्हाला विचारलं साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2. तर मला थीटाची व्हॅल्यू सांगा, ऑल पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ थीटा. एक इक्वेशन आहे. हे इक्वेशन आहे का? कशामुळे रे? इक्वलचं साइन आहे. अरे बाळा, हे इक्वेशन आहे ना, इक्वलचं साइन आहे. मग इक्वेशनला सॉल्व करणं म्हणजे काय असतं? त्या इक्वेशन मध्ये जे अननोन है, उस इक्वेशन के अंदर जो भी अननोन है उसका वैल्यू निकालना होता है. इसके अंदर कौन अननोन है? थीटा अननोन है. तो मुझे थीटा का वैल्यू निकाला तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गया. क्या इस थीटा को एक ही वैल्यू होगी या कई वैल्यू हो सकती है? कई वैल्यू हो सकती है. वही हमें सीखना है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन या होता है जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन उसको कहा जाता है कि उस इक्वेशन को इनफाइनाइट वैल्यूज है तो आप उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख रहे हो. सारे आंसर्स लिखने पॉसिबल है क्या? आपने जनरलाइज्ड फॉर्म लिख दिया. और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा थीटा बताइए जो 0 और 360 के बीच में है और इसका सॉल्यूशन है. इसको कई सारे सॉल्यूशंस है. ओ बेटा, इसको कई सारे सॉल्यूशंस है, लेकिन बाकी के सॉल्यूशन 360 से ऊपर जा रहे हैं. तो 0 और 360 के बीच में ऐसे जितने भी एंगल्स है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं. जो आगे डिफाइन करने वाले हैं.
मैं सिर्फ ये फॉर्मूला समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अटेंशन, इथून बाहेर या रे, कसं बघायला तुम्ही माझ्या कसं काही जणांचे डोळे असे 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 करायचे. चला उद्यापासून शाल बिल घेऊन यायचं बघून ओके कार्यक्रम 1.25 तास अशी झोप लागेल ना, दिवसभरात थकवा थकवा निघून जाईल. तो एक तो सोल्यूशन कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा भी बताएगा, 9 तो 10 का ही बताएगा कि अगर साइन थीटा √3/2 है तो थीटा 60 होना चाहिए, ये कोई भी बताएगा. बात तो तब बनेगी जब दूसरा सॉल्यूशन कोई बता देगा. अब ये 120 आप बता रहे हो क्योंकि हो सकता है आपको साइन 120 का वैल्यू √3/2 आता है, ये पता होगा. मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर साइन थीटा √3/2 है तो एक तो बात तय है कि थीटा 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन क्या मैं इस रेशो को बिना बदले, मैं क्या कह रहा हूं, क्या मैं इस रेशो को बिना बदले किसी और एंगल के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? तो आपको इसमें और उसमें देखना है कहां पर आपको साइन थीटा बिना बदले दिख रहा है. देखो 2π माइनस थीटा में साइन थीटा बिना बदले दिख रहा है कि नहीं? बदल गया है ना, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पर साइन जो यहाँ पर है एंगल तो अलग है लेकिन साइन और इसके वैल्यू सेम है. साइन थीटा साइन ऑफ 2π माइनस थीटा की बराबरी कर रहा है. पाई माइनस थीटा, हाँ क्या बोला मैंने? 2π हाँ लेकिन दिखाया तो सही ना. तो साइन थीटा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा की बराबरी कर रहा है. अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सबसे पहले कहेंगे हाँ कि भैया दैट इज साइन 60 इज इक्वल टू √3/2. तो थीटा बन गया 60. अगेन also नॉट अगेन also क्या साइन 60 बराबरी करता है किसकी? साइन थीटा इज नथिंग बट पाई माइनस थीटा. दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 60 को लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई माइनस 60. आ रही बात समझ में? विच इज नथिंग बट √3/2. बट व्हाट इज पाई माइनस 60? दैट इज 120. तो दिस implies theta has also value 120. मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 0 से लेकर तो 360 के बीच में दो सॉल्यूशंस है, जो है 60 डिग्री और दूसरा है 120 डिग्री. फिर इसके बाद तो कई आ सकते हैं अगर इसको हम जनरलाइज करने निकले तो. आ रही बात समझ में? लेकिन जनरलाइज करने से पहले जो आपको सवाल पूछा जाता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होने जरूरी है. कैसे इस्तेमाल करें समझ में आ रही बात? ठीक है. इन एंगल्स को एक और तरीके से मतलब इन वैल्यूज को एक और तरीके से निकाला जा सकता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में. अगर आपका है, देखो आपको ये पता है कि अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप उसको π/2 प्लस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो. यहाँ पर हमने क्या लिखा, 180 माइनस थीटा लिखा, हम इसको 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं. जैसे 150 का एंगल है तो उसको 180 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, 180 माइनस 30 भी लिखा जा सकता है और 90 प्लस 60 भी लिखा जा सकता है. मजेदार बात ये है कि दोनों में भी आंसर सेम आता है. बस याद क्या रखना है, अगर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और उसको आपको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से, यहाँ पर हमने क्या किया, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 से रिप्रेजेंट किया है. These are all even multiple of π/2. π/2 के इवन मल्टीपल है. π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई मिलेगा. आ रही बात समझ में? हाँ, π/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π मिलेगा. So these are even multiple of π/2. अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से दिखाना चाहे तो कैसे दिखा सकते हैं, π/2 प्लस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 से दिखाना चाहे तो कैसे दिखा सकते हैं, 3π/2 प्लस थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को ऑड मल्टीपल से दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखा सकते हैं, ये माइनस होना चाहिए. अरे नींद में हो क्या?
3π/2 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा करेंगे बेटा। हाँ, और फिर 3π/2 प्लस थीटा। मान्य? हे आता लक्षात घ्यायचं बरं का, लहान मी नाही आलं तर पुन्हा कळतंय का? हा, आताच विचारून घ्यायचं, आताच क्लिअर करायचं काय आहे ते. इथं लाज वाटत असं बाहेर विचारा, बरोबर आहे? हा, पुन्हा म्हणणार का एवढं कोण हाणून राहिले म्हणून, हा बहुत मारूंगा बाद में मैं। हा, चल झालं का पाहता. हा, बरं तुम्ही मारा, कोणले झोपे इथे का चला मला सांगा आता, बघा आपल्याला सेकंड क्वाड्रंट मधल्या अँगलला काय करणार आहे आपण, π/2 प्लस थीटा लिहिलंय. आता अब जब π/2 आएगा ना तब रेशियो चेंज होगा, याद रखना। पाई और 2π में रेशियो को चेंज नहीं करना है, ये रूल बता रहा हूं मैं आपको, कैसे क्या इस भानगड़ में नहीं पढ़ने का भी। तो अगर π/2 और 3π/2 के फॉर्म में लिख रहे हो तो रेशियो को चेंज करने का, और पाई और 2π के फॉर्म में लिख रहे हो तो रेशियो एज इट इज। जैसे मैंने साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है, पाई दिखा, सारे रेशियो एज इट इज आ गए, साइन की बात की। लेकिन जैसे ही π/2 के फॉर्म में लिखा है या 3π/2 के फॉर्म में, तो साइन का बनेगा कॉस, टैन का बनेगा कॉट, सेक का बनेगा कोसेक, और उससे उल्टा। तो साइन का क्या लिखा, कॉस थीटा, साइन का क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। π/2 प्लस थीटा है, π/2 दिखा तो साइन का बना कॉस। अगर कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा है तो कॉस का बनेगा साइन। अगर tan ऑफ π/2 थीटा है तो tan का बनेगा, और cot ऑफ π/2 प्लस थीटा है तो cot का बनेगा tan, और क्या होगा, हाँ, sec ऑफ π/2 प्लस थीटा है तो sec का क्या बनेगा, कोसेक। अब sec का cos मत लिखना, sec का कोसेक और कोसेक का sec, sin का cos और cos का sin, तो sec का बनेगा कोसेक और कोसेक का बनेगा sec। बोला कोई भी बोला, गलत बोला, कोसेक का बनेगा सेक थीटा। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन वही है, आपका एंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव रहेगा, टैन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव रहेगा, कॉट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, सेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, कोसेक पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। अब सवाल ये है कि क्या हमारा आंसर सही आएगा। आप देख लो, जैसे 150 डिग्री है, 150 को अगर उससे निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस 30। मुझे साइन 150 निकालना है ना, तो मैंने 150 का क्या लिखा, 180 माइनस 30 लिखा, पाई माइनस 30 लिखा। अब आपको पता है पाई है तो रेशियो एज इट इज आएगा, पाई है तो रेशियो एज इट इज, तो साइन 30 आया। अब साइन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो एज इट इज रखा, पॉजिटिव रखा। साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2, ठीक है। तो साइन 150 का वैल्यू कितना हुआ, 1/2 हो गया। अब सवाल है कि क्या मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके साइन 150 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। साइन 150 को क्या लिखूंगा, अब मैं 90 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा π/2 प्लस 60 प्लस 60, 90 प्लस 60, 150 मतलब। अब मुझे आप बताइए π/2 आए तो क्या आएगा, और ये 60 का 60। अब एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको देखते हैं ना, किसको निकालना है, साइन को, इसको देखना है, ये बदलेगा इधर, इसको ना देखे, इसको देखे, किसको निकाल रहे हैं, साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या, पॉजिटिव, तो ऐसे देखिए। अब बताइए cos 60 का वैल्यू क्या आता है, 1/2, वही आएगी। तो अगर π/2 के फॉर्म में लिख रहे हो तो रेशियो चेंज करना है, तो रेशियो चेंज करना है, बोलो बेटा बोलो। अगर π/2 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो रेशियो चेंज करना है, और पाई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो रेशियो सेम रखना है, कई बोले लेकर। और साइन कन्वेंशन तो पता है, ASTC से लगेंगे, बस याद रखेंगे यहाँ पर। अब क्योंकि वहां पर रेशियो सेम रह रहा है तो दिक्कत नहीं आती कि आपने इसको देखा क्या और इसको देखा क्या, क्योंकि रेशियो तो सेम है। उस क्वाड्रेंट में ये, इसमें गलती हो जाती है क्योंकि यहाँ पर साइन है तो यहाँ कॉस आने वाला है, तो आपको इसको देखना है जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अभी अगर मान लो कोई बच्चा इसको देखता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो नेगेटिव हो जाता है। नोकिया तो बंद है ना, चल रहा है।
मैं समझ गया, चल रहा है जैसे प्रयास। समझ आई बात? मग आता हे जर क्लिअर झालं असेल तर पुढे जाता येईल भाऊ मग. पण तुम्ही जर परत याच्यात गटांगळे खाल्ले तर मग अवघड आहे. मग मला कॅसल धरून बाहेर काढावं लागेल. उडायल्यावर कसं काढते, कॅसल धरून काढते बाहेर माहिती ना. हाताला धरलं ते दुसऱ्याला घेऊन जाते आतमध्ये. हे लिहून घ्यायचंय तुम्हाला ही मज्जा लिहून घ्यायची का? नाही घ्यायची, पुन्हा विसरायचंय. आता हे बसले शायनिंग मध्ये बर का. नाही आलं ना, लिहा बेटा लिहा. या झोपेतून जागा हो जरा, लिहा. लिखा हुआ है मनाली. चलिए, जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करें तब तक इसका इस्तेमाल करने वाले, तो हर बार मैं इस बात को बताते जाऊंगा ताकि आपके फॉर्मूले अच्छे हो जाएंगे. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ. क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और क्या करना है उसके अंदर हमें, ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है एक इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं और अननोन होते हैं एंगल्स जिनका हमें वैल्यू निकालना होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था sin थीटा इज इक्वल टू √3/2. ये बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ. इक्वेशन तो है, हमने कई सारे इक्वेशन सॉल्व किए, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए, हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं. अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं. तो इसमें और उन इक्वेशंस में फर्क क्या है? वहां पर वेरिएबल्स थे, सीधे सीधे थे. यहाँ पर भी वेरिएबल है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करके लिखे गए वेरिएबल है. आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो अननोन वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू निकालना जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हमारा टारगेट क्या है? इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है. और सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा. नाही म्हणजे तुम्ही याला हलक्यात न घेऊ. कोणत्याही इक्वेशनची प्रोसेस असते. सॉल्व द इक्वेशन म्हटलं याचा अर्थ काय असतो? तुम्ही सोल्युशन फाइंड आउट करता. सोल्युशन का म्हणतात त्याला? कारण ती व्हॅल्यू तुमच्या दिलेल्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करत असते. आता गंमत पुढे, आपल्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिले त्याला तुम्हाला सॉल्व करायचं म्हणजे तुम्ही काय काढणार? सोल्युशन काढणार. तर तुम्हाला दोन पद्धतीचे सोल्युशन विचारले जातील. एक असेल प्रिन्सिपल सोल्युशन, आणि दुसरा असणार आहे जनरल सोल्यूशन. प्रिंसिपल का स्पेलिंग आप लोग देख लो. PLE होता है, PAL होता है. मैं दोनों में लिख देता हूँ. दोनों में से कोई भी एक, कौन सी बुक के अंदर देख लो. स्कूल वाले का क्या लिखते हैं? स्कूल वाले ये भी होता है. चलो ये नहीं थे, इनको कंफ्यूजन है. ये मेरे जैसे है. PRINCIPL प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ये स्कूल वाला नहीं है, ठीक है. हाँ, ये स्कूल वाला है, ये स्कूल वाला. तो देखो कोई तो है जो मेरे जैसा है यहाँ पे. मतलब अगर ये सही बोल रहे थे, जो PLE बोल रहे थे वो मेरे जैसे. तो जो भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको अगर बोर्ड में आता भी है तो बोलेंगे फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वहां देख के लिख लेना हेंस द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दिस. बाकी तो कोई मतलब नहीं है उसका. बाकी ये भी लिखना है, ये लिखना है, देख लो आपके हिसाब से. हमारे लिए उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हमारे लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, हाँ बेटा, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो. जनरल का मतलब ही होता है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब कि उसको जनरलाइज किया गया है. जो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसको एक फॉर्मूले के अंदर बंद किया गया है. आ रही बात समझ में? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा? अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो वो सॉल्यूशन 360 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से होगा. मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर 0 और 360 के बीच में आप देते हो तो उसको कहा जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो थीटा इज द अननोन वेरिएबल इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन.
तो अगर आप थीटा फाइंड आउट करते हो, थीटा का वैल्यू 0 और 360 के बीच के जितने भी सॉल्यूशन से वो लिखते हो तो वो बन जाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम लोग लिखते हैं एक फॉर्मूले के अंदर बंद करते हैं। जैसे होता है ना कि इवन नंबर को आप कैसे लिखते हो 2n, और n क्या है नेचुरल नंबर, आपने सारे इवन नंबर उसके अंदर बोल दिए। इवन नंबर्स आर 2n वेयर n कम्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हो गए सारे इवन नंबर आ गए। ऑड नंबर्स आर 2n - 1 या 2n + 1, n कम्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हो गए सारे ऑड नंबर। अब सवाल ये है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन तो इनफिनिट सॉल्यूशन होते क्यों हैं? जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं कि sin थीटा, हमने क्या लिया था, sin थीटा = √3/2, ये तो हमें समझ में आता है कि sin थीटा = √3/2। तो यहाँ पर हमने देखा कि sin 60 होता है √3/2, तो एक सॉल्यूशन हो गया 60 डिग्री। फिर हमने लिखा sin किसमें चेंज नहीं होता, पाई माइनस थीटा में, दैट इज पाई माइनस 60, और ये बराबर है, तो दैट इज हमें क्या मिल गया 120 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो गए इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, थीटा = 60 एंड 120 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या इसके अलावा भी इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? रिपीटेशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेरियोडिसिटी। वेरी गुड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पेरियोडिक। पेरियोडिक का मतलब है कि सर्टेन पीरियड के बाद वैल्यू फिर से वही आने वाली है। तो ड्यू टू द पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, किसी भी एंगल के लिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इनफिनिट मतलब किसी भी वैल्यू के लिए आपके इनफिनिट एंगल्स होते हैं। आ रही बात समझ में, पेरियोडिसिटी की वजह से। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, ड्यू टू पेरियोडिक प्रॉपर्टी, पेरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको क्या मिलते हैं, आपको इनफिनिट सॉल्यूशंस मिलते हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन जनरल फाइनाइट होते हैं, और फाइनाइट भी क्या कहना, दो ही होते हैं ज्यादातर केसेस में। कोई केस बता सकते हो कि जिसके अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन है लेकिन इनफिनिट से? कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बता सकते हो कि जिसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन इनफिनिट है? ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? पहले तो ये क्लियर करो, क्योंकि अभी हमें फिर अब मजे की बात देखो। अब क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आपको दिया जाएगा वो इस तरीके का दिया जाएगा कि अगर उसका जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रहेगा, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, या फिर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपको या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है या फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास कोई स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, हमारे पास 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, 5 या 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उनके जनरल सॉल्यूशन हम लोग याद रखेंगे, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन। क्या कह रहा हूं मैं, हमारे पास 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड समझते हो ना? अब आप मुझे बताइए, आपने कैलकुलस वैसे पढ़ाया नहीं मैंने, लेकिन आप लोगों को फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत कैलकुलस पढ़ाया होगा कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है वगैरह, है ना? ये तो पता होगा ना sin x का डेरिवेटिव cos x है। तो क्या है sin x? एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका आपने डेरिवेटिव निकाल लिया। आपने स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाल लिए कि log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, tan x का डेरिवेटिव sec² x आता है वगैरह वगैरह, बराबर है। अब इन स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो आपने डेरिवेटिव्स निकाले हैं उसकी मदद से आप कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव बताते हो। जैसे मान लो x अलजेब्रिक फंक्शन है, x² अलजेब्रिक फंक्शन है, x² का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि x² * log x का डेरिवेटिव क्या आता है, तो आप लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल जो होता है उसको अप्लाई करेंगे कि नहीं, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। तो x² * log x तो कंपोजिट फंक्शन हो गया ना, उसका अलग से उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप लोगों ने क्या किया, x² स्टैंडर्ड है, log x स्टैंडर्ड है, उनके डेरिवेटिव्स आपने निकाल रखे और याद रखे हैं। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से जब मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो हम जिस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीख रहे हैं तो वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमारे उन 6 स्टैंडर्ड इक्वेशन से जुड़े हुए हैं। अगर हमें उन 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन याद रहते हैं तो उनके बेसिस पर हम लोग इनका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो मैंने ये सवाल पूछा था आपसे, अब ये क्लियर हो गया?
तो इसके बाद हमारा पढ़ा वही है कि जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्या क्या जनरल सॉल्यूशन आते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको पता है, और मुझे पता है कि आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको पता है। सवाल ये है कि ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या कि जिसके वैसे मैंने क्या कहा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, फाइनाइट होता है। और फाइनाइट भी क्या कहना, दो ही आते हैं, ज्यादातर दो ही होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है किसी भी एंगल के दो ही बार वैल्यू रिपीट होती है 0 से 360 के बीच में, ठीक है। तो दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसे हैं जिनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होते हैं। 1090 उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन इनफाइनाइट है ना। आप समझे नहीं मैंने क्या पूछा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, सेम आंसर आएगा। थीटा पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कितने थीटास पे वही वैल्यू आएगी, कितनी थीटा पे कितनी बार वही वैल्यू आएगी 0 से 360 के बीच। अरे क्लियरली बोला मैंने अभी कि अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 से 360 के बीच में होता है, आपका थीटा 0 से 360 के बीच में होगा, उतने ही सॉल्यूशंस को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाएगा। ज्यादा तो कितनी भी आ सकती है, वो जनरल सॉल्यूशन में जाएगा ना। मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, 0 से थीटा 0 से 3। तो जितने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए जितने भी ऐसे थीटा मिलेंगे कि जो 0 से 360 के बीच में, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाएंगे, उससे ज्यादा वाले जनरल सॉल्यूशन में आएंगे। तो बताइए फिर कौन सा ऐसा इक्वेशन है कि जिसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। वेरी गुड। जो आइडेंटिटीज है आपकी, क्योंकि वो आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 0 और 360 के बीच के, आप 0 और 360 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं, तो वो सारे रियल नंबर्स आप यहाँ पर रख सकते हो, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेंगे ना। ए बाबांनो, अरे दिलेल्या इक्वेशनचं प्रिंसिपल सोल्युशन म्हणजे थीटाची 0 ते 360 च्या मधली व्हॅल्यू। बाप, तुम्हाला कळत नाही का रे? कळते की नाही? ए बाबांनो, काय सांग बरं प्रिंसिपल सोल्युशन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आहे, त्याचं प्रिंसिपल सोल्युशन तुम्ही कसं डिफाइन करणार, बाबा याचं प्रिंसिपल सोल्युशन। बरं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचं सोल्युशन म्हणजे काय, थीटाची व्हॅल्यू एवढं मान्य, म्हणजे त्याच्यामधल्या अननोन अँगलची व्हॅल्यू। आता ती व्हॅल्यू जर 0 आणि 360 च्या मध्ये असेल तर तेवढे झाले प्रिंसिपल सोल्युशन, आणि 360 च्या बाहेरचे जेवढे अँगल आहेत ते झाले जनरल सोल्युशन, आणि ते पेरियोडिसिटी मुळे भेटणार आहे तुम्हाला। कळतंय का? जसं sin 30 ची व्हॅल्यू 1/2 आहे, मग मी जर इक्वेशन मांडलं की sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, हे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आहे। मग थीटाच्या कोणकोणत्या व्हॅल्यूसाठी sin रेशोची व्हॅल्यू 1/2 येते, जेव्हा थीटा 30 डिग्री असतो। याच्यामध्ये 360 ऍड करा 390, परत 360 ऍड करा 750। मग हे सगळे सोल्युशन आहेत ह्या इक्वेशनचे, पण थीटा 30 डिग्री हे प्रिंसिपल सोल्यूशन झालं। हे दोन माकडं 360 च्या वर चालले तो ये जनरल सोल्यूशन में आ जाएंगे। और इसके अलावा और एक कौन होता है, पाई माइनस थीटा 150 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 30 एंड 150, ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, क्योंकि ये दोनों 0 360 के बीच में है और बाकी 360 के ऊपर के है, तो हो गए जनरल सॉल्यूशन में आ गए। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, उस इक्वेशन को 0 से 360 के बीच में जितने एंगल्स है वो अगर सेटिस्फाई करते दिए गए इक्वेशन को, उतने एंगल को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाएगा। नहीं कळ आणखी नहीं कळ।
नाही कळलं पूर्ण याला नाही कळलं त्याला अंदाज आला हे विचारते आता टेक्नॉलॉजी खरं ते सांगून द्या. अरे मी काय सांगतोय आपल्याकडे हे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आहे हे मान्य आहे. आता थिटाच्या कोणकोणत्या व्हॅल्यूसाठी हे खरं आहे सांग बरं मला. 30 साठी खरं आहे, 390 साठी खरं आहे, 750 साठी खरं आहे, 150 साठी खरं आहे. मी एवढं म्हणतोय की ह्या साइन थिटा 1/2 चे हे 4 सोल्युशन आहेत. अशा असंख्य भेटतील. हे जे एवढे काही सोल्युशन्स आहे ह्याच्यामध्ये 0 आणि 360 च्या मधले अँगल कोणते सांग ना इथं पाहून. अरे भेऊ नको सांग कोणते अँगल 0 आणि 360 च्या मधले. अरे मी साधा प्रश्न विचारतोय ह्याच्यातलं 0 आणि 360 च्या मधलं कोणतं आहे. 30 आणि 150 आहेत का नाही. मग एवढे दोघच जण झाले याचे प्रिन्सिपल सोल्युशन. 360 पेक्षा जेवढे जास्त ते झाले जनरल सोल्युशन. नहीं करते हैं कि मैंने बहुत सिंपल बात बताई है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जब आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो उसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उसमें से उठाइए जो 0 360 के बीच के ऐसे उठा के बाजू में रखिए और वो हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ए हो म्हणत जाणार रे जीव जात रे इथं सांगून सांगून माणसाचा. आणि मला आतून त्रास होतो तरी एखाद्याला नाही कळलं ते. मग मी माझी पूर्ण ताकद पणाला लावते याला कसं सांगते आणि तरी जर तुम्ही हो नाही म्हणले तर मला कसं तरी वाटतं. टाइम झालाय काय. लक्षात आलं का तुमच्या. मग उद्याच्याला आपण स्टँडर्ड इक्वेशन जे आहे ट्रिग्नोमेट्रीचे त्यांचे जनरल सोल्युशन कसे काढायचे ते थेरम्स आहेत ते पाहणार आहोत. आणि ते लक्षात ठेवून आपली पहिली एक्सरसाइज चालू करणार सोडवत आहे. 2 दिवसात तुमचं उद्या परवामध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन संपून जाते. कळते. ठीक आहे 2-3 दिवस हार्डली लक्षात येते. हा आणि घरी जाऊन वाचा थोडस. गोष्टी सोप्या असतात पण लक्ष देऊन वाचाव्या लागतात. कळते. हा चला भेटू उद्या.